ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान अरबाब औरंगज़ेब। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान की मईशत इस वक्त इंतहाई मुश्किल मरहले से दो चार है। इस वक्त जो मुल्की ज़खायर हैं वो अपनी कम तरीन सतह पर हैं, जबकि हमारे जो मुल्की अखराजात हैं और जो गुर्बत है वो अपने अरूज पर जाती जा रही है। मौजूदा मौशी हालात के अंदर अगर हुकूमत पाकिस्तान और वजारत ख़जाना के बाद अगर किसी इदारे का सबसे ज़्यादा अमल दखल है तो वो है IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। नाजरीन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड और इकॉनमी की मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर जाने से पहले हम ज़रा आसान अल्फाज के अंदर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ममालिक को बैरूनी कर्जा जात की या कर्ज़ों की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। नाजरीन, किसी भी मुल्क को कर्ज़े की ज़रूरत उस वक़्त पड़ती है जिस वक़्त उस मुल्क की आमदनी उसके अखराजात को पूरा करने में नाकाम हो जाए। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक घर में रह रहे हैं जो कि 5 मरले का है और उसके अंदर 4 लोग रह रहे हैं, आपकी अगर आमदन 10 लाख रुपया है लेकिन आपके घर के अखराजात 20 लाख रुपए हैं, तो आपको 10 लाख रुपए कर्जे की सूरत में अपने किसी रिश्तेदार या किसी बैंक से बोरो करने पड़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह से मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भी जिस वक़्त उनके कर्जाजात और उनकी जो आमदनी है वो कम पड़ जाए तो उस वक़्त उस सूरत में वो बैरूनी कर्ज़ों का रुख करते हैं। अब कर्ज़े जो हैं वो दो किस्म के लिए जाते हैं। अंग्रेज़ी के अंदर इसके लिए दो इस्लाहात इस्तेमाल होती हैं, पहली इंटरनल डेट और दूसरी एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट के अंदर ये होता है कि ममालिक के अंदर ही कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ ऐसे मालियाती इदारे होते हैं जो कि उनको वक्तन फ़वक्तन माली इमदाद करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के केस के अंदर बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी वहीं मौजूद है। तो हुकूमत कुछ बाउंड्स ख़रीदती है जो कि वक्त आने पर उन बैंक्स को बेचती है और उससे कर्जा जात या आमदन वसूल करती है। लेकिन अक्सर व बेशतर ऐसा हो जाता है कि वो जो रकम होती है वो मुल्क की अखराजात को पूरा करने में नाकाम हो जाती है। लिहाजा इस सूरत में ममालिक को बैरूनी कर्ज़ों की तरफ जाना पड़ता है। अब बैरूनी जो कर्जा जात हैं वो दो तरह से लिए जाते हैं जिनको हम एक्सटर्नल डेट्स बोलते हैं। ये या तो आप अपने पड़ोसी ममालिक से लेते हैं जो कि आपके इंतहाई करीब होते हैं और आपके उनके साथ अलाइंसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के केस में चीन, अमेरिका और रूस भी किसी हद तक माली इमदाद पाकिस्तान की कर देता है और सऊदी अरब भी इस लिस्ट के अंदर सर फहरिस्त है। लेकिन जब यहाँ से भी रकम कम पड़ जाती है तो फिर ममालिक रुख करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, जैसे कि IMF है, पेरिस क्लब है या वर्ल्ड बैंक है। ये जो मुल्क हैं जो ये मालियाती इदारे हैं ये ममालिक को कुछ शरात के ऊपर कर्ज़े फराहम करते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सन 2021 के अंदर जो पाकिस्तान ने अपना मालियाती बजट पेश किया वो 7.9 ट्रिलियन का था, जिसमें से तकरीबन 5.9 ट्रिलियन की जो रकम है वो टैक्सेस की मद में इकट्ठी की गई। अब अगर हम इसके ऊपर पाकिस्तान के डेट की बात करें तो वो उस वक़्त 5.179 अरब डॉलर्स था। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको ये बात समझाना चाहूँ तो अगर आपका नाम पाकिस्तान है और आपकी आमदन सिर्फ 1 लाख रुपया है तो आपके ऊपर 90 लाख रुपया कर्जा मौजूद है। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितनी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो रहा है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं कि जिस वक़्त ममालिक अपने कर्जा जात की फरहमी के अंदर या वापसी के अंदर देर करते हैं तो फिर उनको किन मामलात से गुजरना पड़ता है। ये बात हम प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अरबाब औरंगज़ेब को दीजिए इजाज़त। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट के अंदर हम दो चीज़ों पर बात करेंगे, डेट सर्विसिंग और जब भी कोई मुल्क बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी के अंदर नाकाम हो जाता है तो उसको डिफ़ॉल्ट करार दे दिया जाता है, तो इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम डेट सर्विसिंग की बात करें तो डेट सर्विसिंग वो रकम होती है
जो कोई भी मुल्क अपने कर्ज़ों की अदायगी की वापसी में जिस वक्त ताख़ीर करता है तो सूद की सूरत में जो रकम उसको उन ममालिक को या उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को वापस करनी पड़ती है उसको हम डेट सर्विसिंग का नाम देते हैं। अब अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो स्टेट बैंक के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं कोट करता हूँ यहाँ पे कि डेट सर्विसिंग की मद में पाकिस्तान ने 2015 के अंदर 6.47 अरब रुपए 6.47 अरब रुपए की जो रकम है वो माखज़ की थी सिर्फ डेट सर्विसिंग के लिए। 2016 के अंदर ये रकम मज़ीद कम कर दी गई और इस रकम को 4.42 अरब तक पहुंचा दिया गया। सन 2017 के अंदर इस रकम को दोबारा से बढ़ाया गया और 2017 के अंदर इसको 6.6 बिलियन तक पहुंचा दिया गया। 2018 के अंदर ये रकम दोबारा से बढ़ाई गई और 7.50 अरब डॉलर तक ये रकम पहुंचा दी गई और फिर उसके बाद 2019 के अंदर 11.60 अरब रुपए तक इस रकम को पहुंचा दिया गया। डेट सर्विसिंग का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो हमारी मुल्क की आमदन होती है उसका एक बड़ा ही मखसूस जो हिस्सा है वो डेट सर्विसिंग की मद के अंदर उन कर्जा जात की वापसी के अंदर जब ताख़ीर होती है तो उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को वापस कर दिया जाता है। अब अगर हम वो करने में भी नाकाम रहते हैं तो फिर क्या होता है? अक्सर हम सुनते हैं कि कोई भी मुल्क जो है वो दिवालिया हो गया है यानी कि डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अब जैसा कि प्रोग्राम के सेगमेंट के आगाज़ में मैंने आपको बताया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट ही उस वक्त होता है जिस वक्त वो अपने बैरूनी कर्जा जात की वापसी में नाकाम हो जाए या जो वक्त उसने मुकर्रर किया हो कि मैं इस वक्त आपको ये रकम वापस करूँगा उसमें वो नाकाम हो जाए। तो नाजरीन ये कोई तारीख में पहली दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि कोई मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इससे पहले भी बड़े बड़े नामवर जो ममालिक हैं वो इस सूरत हाल से दो चार हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे 1998 यानी कि 1998 के अंदर जो रूस है वो डिफ़ॉल्ट हुआ। उसके बाद 2001 के अंदर अर्जेंटाइन या जिसे हम अर्जेंटीना कहते हैं वो डिफ़ॉल्ट हुआ। उसके बाद 2008 के अंदर इक्वाडोर जैसा मुल्क भी डिफ़ॉल्ट हुआ। फिर 2015 के अंदर ईरान, 2018 के अंदर वेनेजुएला और जो इंतहाई हमें रीसेंट एग्जांपल मिलती है डिफ़ॉल्ट की वो श्रीलंका है जिसने 2022 के अंदर डिफ़ॉल्ट किया। नाज़रीन डिफ़ॉल्ट होने के नुकसानात क्या हैं? जब आप अपने जो कर्ज़े आपने लिए होते हैं जब उनकी अदायगी के अंदर आप नाकाम हो जाते हैं तो जो इंटरनेशनल स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो आपको कर्जा देने से इनकार कर देती हैं। अब चूँकि ऑलरेडी आपकी जो मुल्की आमदन है वो आपके अखराजात को पूरा नहीं कर रही होती तो आप मुल्क से कर्ज़े ले रहे होते हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कर्ज़े ले रहे होते हैं। तो जब आप के वो कर्ज़े जात बंद हो जाते हैं तो आप तो ऑलरेडी नाकाम हो रहे होते हैं अपने अखराजात को पूरा करने में, तो आपके लिए मज़ीद मौशी और माली मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। इससे भी बड़ा मसला क्या होता है वो ये होता है कि आपकी जो इंपोर्ट्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं। अगर आपके मुल्क की इंपोर्ट बंद हो जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है कि जो अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें हैं वो अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएंगी क्योंकि आप ऑलरेडी वो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होते हैं जो आपके मुल्क के अंदर मैसर नहीं होती हैं। चूँकि ममालिक को पता होता है कि आपके पास उनकी अदायगी के लिए डॉलर्स के अंदर पैसे नहीं हैं तो वो आपको वो इंपोर्ट्स देने से इनकार कर देते हैं और किसी भी मुल्क की मुआशी मुश्किलात के अंदर मज़ीद इजाफा हो जाता है। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस आएंगे और कुछ बात करेंगे कि जो IMF है उसके कर्ज़ों का एक आम शहरी के ऊपर क्या असर पड़ता है। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तब तक के लीजिएगा इजाज़त। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रोग्राम के इस सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे कि जब भी एक मुल्क IMF से कर्ज़ा लेता है तो उसके जो मुल्क जो कर्ज़ा लेता है उसकी आवाम के ऊपर उसके क्या मुआशी हालात असरात होते हैं। अब जैसा कि पाकिस्तान अक्सर व बेशतर IMF का रुख करता है और IMF या कोई भी जो मॉनेटरी पॉलिसी का इदारा है या मॉनेटरी फ़ंड का इदारा है जो आपको कर्जा जात फराहम करता है वो आपके मुल्क में सिर्फ एक चीज़ को देखता है कि क्या आपके पास इस चीज़ की काबिलियत है कि आप उन कर्ज़ों को वापस कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा उन ऑर्गेनाइजेशंस को आपके साथ कोई मफाद नहीं होता है। लिहाजा जिस वक्त वो आपको कर्ज़े फराहम कर रहे होते हैं तो वो इस बात की यकीन दहानी करते हैं कि आपके पास ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप उसके कर्जाजात को वापस कर सकें। अब जब उनको पता होता है कि आपके पास तो ऑलरेडी वो सलाहियत नहीं है इसीलिए तो आप उनका रुख कर रहे हैं
तो वो इंटरवीन करते हैं आपके मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर, यानी कि आपके मुल्क के मामलात के अंदर मुदाखलत करते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को आपकी पॉलिसीज़ को अपने हिसाब से शक्ल देने की कोशिश करते हैं। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि पाकिस्तान ने जब 2015 से पहले कर्ज़े लिए थे, तो उसके बाद जो हमारा स्टेट बैंक है, आप अंदाज़ा कीजिए कि जो हमारा स्टेट बैंक है उसको हमने गिरवी रखवाया IMF के बाद। अब जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर बात की थी कि जो इंटरनल डेट्स हैं वो आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस यानी कि आपके मुल्की इदारे आपको फराहम करते हैं, लेकिन अब चूँकि मुल्की इदारे ही उन ऑर्गेनाइजेशंस के पास हैं तो वो भी खुद मुख्तार नहीं रहे और अपना फ़ैसला खुद नहीं कर सकते। नतीजतन जो स्टेट बैंक है वो पाकिस्तान की हुकूमत को अब मज़ीद कर्जा फराहम IMF की मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकता। और जो हमारा स्टेट बैंक का जो गवर्नर है, जो कि किसी दौर के अंदर मुल्क पाकिस्तान जो है वो अपॉइंट करता है, जो कि अभी भी करता है, लेकिन जो डिप्टी गवर्नर है वो अब शायद हुकूमत पाकिस्तान अपॉइंट ना कर सके, तो जो हमारी खुद मुख्तारी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अब एक आम आदमी के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है? IMF को पता होता है कि मेरे पैसे तभी वापस होंगे अगर इस मुल्क की आमदन बढ़ेगी तो, और मुल्क की आमदन के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ कंट्रीब्यूट करती है वो टैक्सेस होते हैं। अब जिस मुल्क की आमदन का कोई और ज़रिया नहीं और सिर्फ टैक्स हैं, तो IMF फिर ज़ोर देता है इस चीज़ के ऊपर कि आप टैक्सेस को बढ़ाएं, और जब टैक्सेस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन, जिसे उर्दू के अंदर अफराते ज़र कहा जाता है, वो बढ़ती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 13 से 14% है। ये मैं इकोनॉमिस्ट को कोट कर रहा हूँ, लेकिन इकोनॉमिस्ट का ये दावा है कि जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं IMF की कर्ज़ों की वापसी के लिए, वो टैक्सेस जो कि पेट्रोलियम लेवी की सूरत में लगाए गए हैं और एनर्जी क्राइसिस भी जिनकी वजह से पैदा हुआ है, जब इनका इम्पैक्ट हमारी मईशत के ऊपर पड़ेगा तो ये जो इन्फ्लेशन है, अफरात ज़र है, ये 13-14% से बढ़कर 20 से 25% तक जा सकती है। तो लोगों की आमदनी वही रहेगी, उनके पास जो वसाइल हैं वो महदूद रहेंगे, लेकिन उनके अखराजात इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि शायद लोग उसको बर्दाश्त न कर सकें। पाकिस्तान का एक जो मखसूस तबका है वो तो शायद इन चीज़ों से मुतासर ना हो, लेकिन जो पाकिस्तान की अक्सरियत आवाम है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो सतह गुर्बत है उससे नीचे रहती है, और उसके ऊपर इस चीज़ का शदीद असर पड़ता है और उनके रोज़गार ज़िंदगी, ज़रिए आमदन बुरी तरह से मुतासर होते हैं। लिहाजा ये वक्त ऐसा है कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनको अपनी सियासत चमकाने की बजाय मुल्की जो मामलात हैं उनको देखना चाहिए, अपनी जो मुआशी पॉलिसी है उसके अंदर बेहतरी लानी चाहिए, जो इकोनॉमिक चार्टर है उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके इन मुआशी हालात के ऊपर काबू पाएँ। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान भी अगला श्रीलंका बन जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अरबाब औरंगज़ेब को दीजिएगा इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।